अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे, जो आज क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, वो जो है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। वो क्वेश्चन है जी, मई जून 2010 पेपर 51 और क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. This is the agenda of today's class. May June 2010 paper 51 question number 2. और इसमें उन्होंने ये कहा है, they have coined a term जिसको कहते हैं capacitive reactance। जी, capacitive reactance। Capacitive reactance, which is represented by symbol C, is equal to the peak voltage divided by peak current in the case of an AC circuit. In the case of an AC circuit, it's the peak current and peak voltage. It's the ratio of peak voltage and peak current. ये देखें, ये the circuit diagram that they have drawn for us is, this is a capacitor. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने क्लास कब से स्टार्ट की है? बेटा अभी शुरू किया, जस्ट अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ये नोट करें यहाँ पर कि यहाँ कोई बैटरी नहीं लगेगी, ये बात नोट करें। यहाँ पर एसी पावर सप्लाई लगेगी। एसी पावर सप्लाई, जाहिर है एसी करंट किस तरह का होता है, जो यूं और यूं फ्लो करता रहता है इस तरह से। और अगर वो एक सेकंड, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो तो वो तेज तेज डायरेक्शन चेंज करता है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये बात नोट रखें कि ये एसी पावर सप्लाई है। अब यहां से एक टर्मिनल यू जा रहा है। देखिए, नोट करें कि ये चीज आप एक ऑसिलोस्कोप की तरफ लेके जा रहे हैं। किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? ऑसिलोस्कोप। अब ऑसिलोस्कोप क्या करेगी? वो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे मेजर करेगी। वो किसे मेजर करेगी? वो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे मेजर करेगी। और आप जो ये वाली वोल्टेज है, इस वोल्टेज को और इस रेजिस्टेंस को, इस वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, आपके पास करंट इन द सर्किट आ जाता है। और इस तरह से आप करंट निकाल सकते हैं। जो करंट और कैपेसिटर में जो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट, ये क्या चीज? आप मुझे एक बात बताएं कि वोल्टेज को जब आप करंट से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता क्या? जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या चीज मिलती है? जी, आप मुझे बता। रेजिस्टेंस। जी, आप देखें कि जब आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं, जब वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं तो आपको अमूमन रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है कि नहीं? अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और वो भी पीक वोल्टेज, यानी उसके ग्राफ, अगर फर्ज करें उसका ग्राफ है ऐसे, तो आप उसकी पीक वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और फर्ज करें कि कैपेसिटर के क्रॉस जो है करंट है, ठीक है कि नहीं है? और फर्ज करें करंट का कोई उसका ग्राफ है बना हुआ, इस तरह करके कोई ग्राफ करंट का भी बना हुआ है, तो उसका जो पीक करंट है, पीक करंट और पीक वोल्टेज की रेशियो ले रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस। तो इससे आपके पास क्या चीज बनती है? अगर आप कहें कि जी मैंने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वोल्ट करंट थ्रू द कैपेसिटर की रेशियो निकाली है मैंने, तो आप मुझे बताएं इससे चीज जो आपको मिल रही है वो कौन सी चीज मिल रही है? बता सकते हैं आप मुझे? क्या मैं उसे ये ना कहूं, opposition offered to the flow of current, opposition offered to the flow of current by capacitor
यानी कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम कहते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं उसको। ठीक है, आपको ये बात से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। आपको याद है पहले रेजिस्टेंस को आप वोल्टेज और करंट निकालते थे। आज आपने क्या किया है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पीक करंट अक्रॉस कैपेसिटर की रेशियो ली है। तो इससे ये आपको पता है कि इसके यूनिट्स ओहम्स में होते हैं। ये जो कुछ भी आएगा ये आएगा ओहम्स में। तो आपने इसका नाम आर नहीं रखा, आपने इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट किया। और एक्स सी क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर। और आप ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, opposition offered to the flow of current by capacitor, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब मेरे सवालों का आप जवाब दें स्टेप वाइज, ठीक है कि नहीं? सवालों का जवाब दें, मुझे बताते जाएं कि मैं क्या जो क्वेश्चन कर रहा हूं, आप स्टेप वाइज देखें, ठीक है कि नहीं? तो स्टेप वाइज मैं बात आपसे करता हूं। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। मलाइका बेटा, मैं 1 मिनट आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, मलाइका आपने क्वेश्चन हैंड रेस किया, बताएं बेटा क्या क्वेश्चन आप? हेलो, अच्छा बेटा, ऑसिलोस्कोप जो होती है ना, वो 3 काम करती है। मैं अभी उस ऑसिलोस्कोप की फंक्शनैलिटी को डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूं कि सीआरओ बेटा 3 काम करती है। पूछे कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला काम सीआरओ करती है कि वो वोल्टेज की वेव फॉर्म डिस्प्ले करती है। वोल्टेज और टाइम की वेव फॉर्म डिस्प्ले करती है। तो पहला काम वो ये करती है, इट डिस्प्लेज वोल्टेज टाइम वेव फॉर्म, किसी की भी वोल्टेज वेरिएशन शो करती है। ये पहला काम करती है ऑसिलोस्कोप, ठीक है कि नहीं? दूसरा काम ये करती है, इट कैन एक्ट एज अ वोल्ट मीटर, कैन एक्ट एज अ वोल्ट मीटर। बेटा ये डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकती है और ये एसी वोल्टेज पीक वैल्यू भी मेजर कर सकती है। और तीसरा पॉइंट है, इट कैन एक्ट एज अ टाइम मेजरिंग डिवाइस, इट कैन एक्ट एज ए टाइम मेजरिंग डिवाइस। इसका मतलब है कि आप ऑसिलोस्कोप से 3 काम ले सकते हैं। पहला काम क्या है? इट डिस्प्लेज वोल्टेज टाइम वेवफॉर्म्स। दूसरा काम ये है, इट कैन एक्ट एज अ वोल्ट मीटर, ये डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकती है और एसी वोल्टेज टाइम ग्राफ की पीक वोल्टेज भी मेजर कर सकती है। और ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी काम कर सकती है। इट इज मच एक्यूरेट देन स्टॉप वॉच। अब मेरे ख्याल है आपको ये 3 बातें, और ये ऐसा कैसे करती है फिलहाल हम इसको नहीं डिस्कस करते, ये खुद बहुत आ जाएगा द मोमेंट आप इसको उसमें मतलब अपनी अभी जब वर्किंग में आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट है जी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ टाइम्स एन एसी करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर जब आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है एसी करंट की, इसका मतलब है ये अगर कोई वायर है और इसमें एक तो चलो वो एटम्स है ना, उसके अपने एटम्स है, मगर वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो करंट का हिस्सा है वो यूं यूं जा रहे हैं, और वो ऐसे जाकर ये एक उनकी वो हो गया साइकिल, और इस तरह वो 5 दफा 1 सेकंड में करते हैं, 5 दफा 1 सेकंड। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स क्या करता है? 50 टाइम्स वो अपनी ऐसे से वाइब्रेट करता है। और ऐसे एसी करंट्स भी होते हैं जो 500 हर्ट्ज जिनकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 500 दफा ऐसे से वाइब्रेट करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे।
इसका मतलब है कि एसी करंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, और एसी करंट आपको सिग्नल जनरेटर से मिल सकता है जिस भी मर्जी फ्रीक्वेंसी का आपको चाहिए। ठीक है, हम पेपर 5 पढ़ रहे हैं बेटा, पेपर 4 नहीं पढ़ रहे। ठीक है कि नहीं? तो मैंने सिर्फ ये छोटा सा आपके सामने इसका तारफ पेश किया। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको नजर भी आ रहा होगा कि नहीं नजर आ रहा? द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज V नॉट ओवर I नॉट, ये जो क्वेश्चन है। और ये देख लें, इसका जो सन है वो है जनाब जून 2010। ठीक है ना, पेपर 51 क्वेश्चन। ये इसका सर्किट है जो आपके सामने बना हुआ है, और हम इस क्वेश्चन को हल करने निकले हैं और इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप, मैं इसकी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, ठीक है कि नहीं, कि ये इक्वेशन कैसे आई है, मैं इसकी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मुझे आप एक बात बताएं, ये डीसी, ये कौन सी, ये बैटरी है, ये एक बैटरी है, और आप मुझे बताएं ये कौन सा करंट प्रोवाइड करती है, ये कौन सा करंट प्रोवाइड करती है? ये डीसी करंट प्रोवाइड करती है। कौन सा जी? डीसी करंट। ठीक है, अब ये डीसी करंट अगर प्रोवाइड करता है, ये इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी को मुझे बता दे तो मैं उसे मान जाऊं। बेटा डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ साइकिल्स, पर सेकेंड। तो अब आप मुझे तो एक 0 बात हर्ट्ज। जी, 0 हर्ट्ज, 0। तो डीसी वोल्टेज की, डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 0 है। ठीक है, हमने इसे तस्लीम कर लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए, यहां जाकर चार्ज हो गए, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये यूं हो गया। मुझे बताएं थोड़ी देर बाद इसमें करंट क्या होगा? थोड़ी देर बाद करंट क्या होगा जी? ये बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट्स है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो करता है कि नहीं करता जी? थोड़ी देर बाद करंट क्या करता है बेटा? जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। जब करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कैपेसिटर वो कितनी होगी जी? वो है वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट। तो वोल्टेज तो जो भी है 10 वोल्ट है, करंट 0 है, तो ये चीज इन्फिनिटी नहीं, ये चीज क्या इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि इसने एज एन इन्फिनिट रेजिस्टेंस बिहेव किया। So the capacitor is acting as an infinite resistance. It is acting as an open circuit. It is acting as an open circuit. ठीक है, अब आप ये चीज देखो कि ये आपने एक एसी वोल्टेज लगा दी। एसी वोल्टेज में पूछें क्या होता है? ये देखें आप, जरा गौर से इसको आपने देखना है। ये मैं आपके सामने बेटा, तो कि मैंने पेपर 5 कराना है और मैं इसकी थ्योरी डिस्कस करने की मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं जल्दी से इसे डिस्कस करके पेपर 5 के एस्पेक्ट्स पर आऊंगा। तो इसलिए आपने सुनना है, जल्दी से समझने की कोशिश करनी। ये देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर नहीं है, और ये एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है। जब इसमें एसी करंट है तो क्या होता है? करंट यूं फ्लो करता है, यूं फ्लो करता है, यूं फ्लो करता है, यूं फ्लो करता है। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो वो तेज 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 उसकी फ्रीक्वेंसी तेज होना शुरू होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूं यूं वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब जब कैपेसिटर बीच में होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके रुक जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब इस हिसाब से कैपेसिटर को अब सर करंट ब्लॉकर का रोल प्ले करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करंट ब्लॉकर का रोल। मगर अभी करंट यूं ही जा रहा था और यूं आ रहा था कि डायरेक्शन चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज हुई तो वो इलेक्ट्रॉन जो इस प्लेट पे पहुंच के रुके थे दोबारा वापस इस तरफ को चल पड़ते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से छोड़ के इधर गए थे और जिनकी वजह से ये प्लेट पॉजिटिव हो गई थी,
वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ और फिर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस आ रहे थे तो इस प्लेट में नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो गया, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन बहुत उधर गए तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। मुमकिन है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज बिल्डअप हो जाता है, ये प्लेट बहुत नेगेटिव हो जाती, ये प्लेट बहुत पॉजिटिव हो जाती और फर्दर फ्लो ऑफ करंट को रोकती, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट फिर बदल गई। तो पता चला कि एसी में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या कर रही होती है, बार बार चेंज कर रही होती है, ठीक है, बार बार चेंज कर रही है। उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर ने करंट एक ही सूरत में ब्लॉक करना था ना, कि यहाँ आकर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएं, रुक जाएं और मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकें, आगे आने ना दें। और यहाँ से फर्ज करें इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और पॉजिटिवली चार्ज होकर मजीद इलेक्ट्रॉनों को इधर ना जाने दे। ये यानी कैपेसिटर जब चार्ज होता है तभी वो करंट को ब्लॉक करना शुरू करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट यूं फ्लो करता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, फिर वो छोड़ के इधर वापस आ जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन यूं जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जो वापस आ जाते हैं। पता चला कि एसी सर्किट में कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। कैपेसिटर बिहेव्स एज अ कंडक्टर। कैपेसिटर एक करंट ब्लॉकर नहीं, एसी सर्किट में कैपेसिटर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। यानी शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि वो पाथ क्लोज है, वो करंट का ब्लॉकर नहीं है, वो करंट को रोकने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। और देखें, फर्ज करें कि ये कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं, अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां आके इकट्ठे हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये पॉजिटिव हो गया। मुमकिन है यहाँ और इलेक्ट्रॉन बहुत इकट्ठे होते और आने वाले इलेक्ट्रॉनों को वो रोकते, और यहाँ से ये बहुत पॉजिटिव चार्ज यहाँ बिल्डअप होता और यहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉनों के जाने को रोकता। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यूं चल पड़े, वहां से इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने इसकी न्यूट्रलिटी पॉजिटिविटी को कम कर दिया। अब एसी करंट बार बार जब इसमें फ्लो करता है तो कैपेसिटर उतना अच्छा कंडक्टर बन जाता है। Opposition offered to the flow of current by capacitor is inversely proportional to the frequency of AC current. इसका मतलब है कि कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। कैपेसिटर क्या है, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उसकी जो क्या कहते हैं, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उसकी अपोजिशन इन्फिनिट है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी से 10 हर्ट्ज है तो मुमकिन है कि उसकी अपोजिशन शायद 100 ओम हो। फिर जब फ्रीक्वेंसी 100 ओम होगी तो इसकी अपोजिशन मुमकिन है 10 ओम हो। जब फ्रीक्वेंसी जो है फर्ज करें 1000 हर्ट्ज होगी तो इसकी अपोजिशन शायद 1 ओम हो। तो पता चला कि कैपेसिटर एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रजिस्टर है, या उसको आप ये कह सकते हैं अपनी समझ के लिए, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और XC को जब प्रोपोर्शन उसको कन्वर्ट करें तो वो 2 पाई CF बन जाती है। ये बेटा मैंने आपको इसकी छोटी सी थ्योरी बताई। जी बेटा मैं सुन रहा हूँ। सर ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन एसी करंट जब पास हो रहा होता है तो जो कैपेसिटर होते हैं इट्स एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टर, आप ये कह रहे हैं सर? हाँ, मतलब वो एज ए शॉर्ट सर्किट है, यानी वो करंट ब्लॉकर नहीं है। मतलब समझ आई बात आपको, यानी देखिए ना, डीसी करंट में तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, रुक जाते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे चल पड़ते हैं, ये प्लस चार्ज रहता है। फिर मजीद इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी तादाद कम होती चली जाती है। इवेंचुअली व्हेन जहाँ पर यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है तो करंट इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है डीसी करंट के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, कैपेसिटर एक इन्फिनिट ओम रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करता है। जी बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर को आप समझ सकते हैं एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस ओम में मेजर हो रही है और वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टर है। यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट के लिए तो बहुत अच्छा कंडक्टर है और लो फ्रीक्वेंसी करंट के लिए एक बुरा कंडक्टर है। और जब फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाती है। जी सही कह सकते हैं, वो एक रेजिस्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। सर थैंक यू। ठीक है। हाँ, और इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करें XC का, जब आप इसका XC का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आएगा। इसका मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो कैपेसिटर इन्फिनिट ओम की रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रहा था। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई। और जाहिर है कि जब आप XC को 1/f के साथ प्लॉट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ये छोटी सी थ्योरी है जो मैंने इसको समझाने में लगाई है। आए हम इसके पेपर 5 के एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं।
अच्छा जी, इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपसे ये कहा है कि आपको उन्होंने ऑसिलोस्कोप की मदद से उसकी वोल्टेज की वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा, पहले तो उन्होंने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी। फ्रीक्वेंसियां उन्होंने दी 220 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। जो जो फ्रीक्वेंसी अच्छी बढ़ती चली जाएगी, कैपेसिटर अच्छा कंडक्टर बनता चला जाएगा और उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती चली जाएगी। 400, फिर 450। ये अब 450 का मतलब है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स 450 दफा वाइब्रेट करते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, इतनी तेज वाइब्रेट करते हैं कि ऑलमोस्ट अपनी जगह पर खड़े होकर सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेंगे। अच्छा, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट है। ये मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज इंक्रीजिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें जरा तेज हुए, इसमें और तेज हुए, और तेज हुए, और तेज, और बहुत ही तेज। ठीक है ना, मैं इतनी तेज तो उंगली हिला भी नहीं सकता, इंसान तो इतनी तेज अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकता। अब इसके चौथे कॉलम में हमें 1 ओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए और उन्होंने यहाँ पर 10⁻³ खुद ही लिख दिया। इसका मतलब है कि जब आप 1/220 करेंगे, आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 4.545 आना था इंटू 10⁻³ ये आप नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से ही लिख दिया ऊपर। आप सिर्फ यही जवाब लिखेंगे इसका। इसी तरह से 1/250 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 4 इंटू 10⁻³ 1/300 करेंगे, इसका जवाब आएगा 3.33 इंटू 10⁻³ 1/350 करेंगे, इसका जवाब आएगा 2.86 इंटू 10⁻³ तो इस तरह से जो ये वैल्यूज आ रही हैं, ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट की और कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर इनको लिख लिया अपने पास। में आपके सामने ले आता हूँ। ये देखिए, ये लिखे हुए यहाँ पर, ये सारी कैलकुलेटेड है और ये मैंने उसी तरीके से जो आपके सामने ये वर्किंग की उस तरह से की। और इनके 10⁻³ में साथ नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा कि वो यहाँ पर ऊपर लिख दिए गए। तो ये फ्रीक्वेंसी 1/f है। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद उसने आपसे कहा है कि इसी ग्राफ में आप अगर नोट करें, ये आपको पढ़ा जा रहा है आपसे या नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ आपको आइडिया हो रहा है कि नहीं? हेलो बेटा, ये आपको ओरिजिनल तो नहीं दिखाने की जरूरत? हेलो जी सर। मैंने कहा ये आपको ओरिजिनल दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, यहां तक ठीक है इस तरह से कि नहीं? बेटा, आपको ये ओरिजिनल पेपर दिखाने की मुझे जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको नहीं है सर। दिखा। हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो ये मैं, चले अभी इसको तो नहीं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपके सामने है, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल बना लिया गया है। ये सामने ये 220 लिखा हुआ है, ये 250, ये 300, ये 350, 400, 450 और ये उनके रेसिप्रोकल्स हैं, ये बना दिए गए। ये यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं और अभी मैं आपको दिखा रहा था कि कैलकुलेशन की बनती कैसे, वो इस तरह बनती। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, उसने आपको अपोजिशन, यहाँ पर उसने वोल्टेज की पीक वैल्यूज दी हुई है और एरर के साथ दी हुई, और यहाँ पर उसने आपको करंट की पीक वैल्यूज दी हुई है और एरर के साथ दी हुई, और यहाँ 10⁻³ भी लिखा हुआ। इसकी वजह से मेरी अब जब कैलकुलेशंस की बारी आएगी, और साथ ही उसने मुझे XC निकालने का ये फार्मूला भी दिया है, ये फार्मूला उसने मुझे दिया है। ठीक है, और आप देखें पहली एंट्री में, जो सबसे पहली एंट्री में उसमें उसने पीक वोल्टेज के नीचे जो वैल्यू दी हुई है वो 5.0 प्लस माइनस 0.2 दी हुई। ठीक है कि नहीं, ये वोल्ट्स में। और करंट के लिए उसने यहाँ 10⁻³ एम्पियर लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो भी मैं यहाँ वैल्यू रीड करूंगा उसके साथ 10⁻³ लिखा हुआ है, और वो है जी 15 प्लस माइनस 0.2, 15 प्लस माइनस 0.2। अब जब मैं इसकी निकालने के लिए इसको मैंने शुरू की कैलकुलेशंस इस पे करने लगा, तो ये मैंने आपके सामने ये कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं, ये देखें यहाँ पर। अब XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर, पीक वोल्टेज, पीक AC वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक AC करंट, ये वैल्यूज टेबल में दी हुई हैं। ये दोनों वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर आपको ला के पढ़ाता हूँ। 5.0 प्लस माइनस 0.2 और 15 प्लस माइनस 0.2। तो ये जनाब आपके पास वो वैल्यूज हैं, वो मैंने 15/15 इंटू और माइनस की, तो ये आंसर आ गया। अब मैंने एरर इन कैपेसिटेंस निकालनी है,
तो मैं वो वाला फार्मूला यूज करूंगा। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर फर्ज करें कि y जो है या c इज इक्वल टू a ओवर b अगर हो, तो आप क्या करते थे, एरर इन c ओवर c इज इक्वल टू एरर इन a ओवर a प्लस एरर इन b ओवर b, यानी फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर इन c। तो यहाँ पर देख लें, एरर इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द एरर इन वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्लस एरर इन करंट ओवर करंट। और XC की वैल्यू उठाकर मैं ऊपर यहाँ ले गया यहाँ से। अब XC की वैल्यू अगर आप देखें तो 3.33 थी, यहाँ से उठाई, इसकी जगह यहाँ पुट कर। एरर इन वोल्टेज 0.2 दिया हुआ था, मैंने खुद से नहीं लिया, उसने मुझे दिया हुआ था। उसने मेरे सामने जो यहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज लिखी हुई थी, यहाँ पर 5.2 प्लस माइनस 0.2 लिखा हुआ था, सॉरी 5.0, और यहाँ इसके साथ लिखा हुआ था 15 प्लस माइनस 0.2, और इसके साथ 10 पर -3 भी लिखा हुआ था। तो मैंने वो यहाँ पर यूज की वो वैल्यूज और एरर निकाल। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं इसको 18 भी ले सकता हूँ, मैं इसको 20 भी ले सकता हूँ। अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वो इसको भी मान रहा है, इसको भी मान रहा है। और ये जो ओरिजिनल रीडिंग है 330, मैं इसे 330 भी लिख सकता हूँ और 330 भी लिख सकता हूँ, 333 भी लिख सकता हूँ और 330 भी लिख सकता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ लिखी हुई है 333 प्लस माइनस 18 भी लिख सकते हैं, और राउंड ऑफ करके 330 प्लस 20 भी लिख सकते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम में ये दोनों चीजें हैं कि दोनों पर आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये लिखा है आपको तब भी नंबर मिलेंगे, अगर आपने ये लिखा है आपको तब भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये तो पहली रीडिंग थी जिसकी मैंने ये, अच्छा अगर मैं चाहता तो वो लार्जेस्ट वाले तरीके से भी कर सकता था कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू लार्जेस्ट वोल्टेज वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट करंट वैल्यू। उससे मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गई 351.35 ओम, और इसमें से मैंने उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो वाली 333.33, वो जब मैंने माइनस की तो आंसर 18 आ गया। इस 18 को मैं 18 भी रहने दे सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसे राउंड ऑफ करके 20 भी कर सकता हूं। तो ये इस तरह से मैंने कर लिया। फिर आगे देखें, ये आज आपको तो चूंकि मैंने ये खुद सारी रीडिंग्स की हैं तो इसके पेजेस आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, क्लास में अपलोड हो जाएंगे। ये फिर उसकी सेकंड रीडिंग की वैल्यू आ गई, ये उसमें एरर भी आ गया साथ, उसी तरीके से एरर निकाला गया। फिर ये तीसरी रीडिंग है और ये तीसरी रीडिंग का एरर है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसके साथ ही ये चौथी रीडिंग और चौथी रीडिंग का एरर। अच्छा, मैंने पहली तीन में वो फ्रैक्शनल एरर वाला मेथड अप्लाई किया, चौथी में वही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला मेथड अप्लाई कर लिए। मकसद ये था इनको बार बार शिफ्ट ओवर करने का, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जब चाहें तो ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्जेस्ट वाला माइनस नॉर्मल, या फ्रैक्शनल एरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मैंने देखें, ये आखिरी छठी रीडिंग थी, इसमें भी मैंने ये लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल का मेथड इस्तेमाल किया। इसमें कोई अगर बात पूछनी हो तो मुझे बता दें। जी सर, परसेंटेज वाली तरीके से भी कर सकते हैं ना, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के ऐड कर दें। नहीं, उसको आप इस तरह से समझे ना, देखें y इज इक्वल टू अगर a और b है, आप यूं करके करें, परसेंटेज में ना जाएं। परसेंटेज पे तो आप इनको मुझे बताएं 100 से मल्टीप्लाई करना क्यों पसंद है। ये y उठाकर यहाँ ऐसे ले आएंगे, बस ये डायरेक्ट आपने एरर इन, दी भी होती है। अगर उसने दी होती तो करते, लेकिन चूंकि उसने नहीं दी हुई तो हम नहीं करेंगे। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि हम एरर परसेंटेज को बीच में लाए तो अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। देखें है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय P kc वोल्टेज डिवाइडेड बाय P kc करंट, error in the value of capacitive reactance over capacitive reactance, error in the voltage over voltage plus error in the maximum possible error or maximum possible uncertainty in the current divided by the peak value of current। और फिर यहां से इस चीज को उठाया और यहां से इस चीज को यूं ले गया। ये एक तरीका है एरर इन सी निकालने का। या हम कर सकते हैं कि जनाब हम वोल्टेज की लार्जेस्ट वैल्यू ले लें, ये नॉर्मल वोल्टेज का सिंबल है पी को, और एल का मतलब लार्जेस्ट, और करंट के साथ यहाँ छोटा सा एस लगाने का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। इससे हमारे पास क्या आएगी, एक्स सी एल। इस एल का मतलब है कि एक्स सी की लार्जेस्ट वैल्यू, और फिर एक्स सी एल में से माइनस एक्स सी माइनस करेंगे तो एरर इन एक्स सी आ जाएगा, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस में जो एरर है वो आ जाएगा। इस तरह करके हमने अपना ये टेबल भर लिया।
ये वाला। मुझे बताएं अभी तक इसमें कोई इशू तो नहीं है? अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं हाजिर हूं। जी जी, कोई इशू तो नहीं बेटा? जी नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पर एक छोटा सा काम हमने यहां भी किया था। उसने कहा था कि अगर एक्स सी जो है 1/2 पाई एफ सी है, तो इसमें से ग्रेडियंट क्या होगी? ग्राफ उसने किस किस का बनाना है? एक्स सी और 1/f का बनाना है। 1/f का बनाना है तो आप खुद देख लें कि एरर, आप जो कांस्टेंट हमने अभी पढ़ा वो क्या है? 1/2 पाई सी। ये आपका कैपिटल वाई डिक्लेयर हो गया, ये चीज आपकी एक्स डिक्लेयर होगी, और ये चीज आपका एम हो गया। तो ये बन गया 1/2 पाई सी। ये आपकी ग्रेडियंट बन गई। आगे चलते हैं और हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये आपके पास वो ग्रिड है, ग्राफ है। शुरू करते हैं। अब देखें, पॉइंट्स प्लॉट करना आपको पता है बड़ा कम्बरसम काम है, मुश्किल काम है। सबसे पहले आप एरर बार्स कभी भी ना बनाया करें, पहले पॉइंट्स प्लॉट किया, ठीक है? सबसे पहली चीज देखें, ये है 4.55 और ये है जी 3 इसको पहले प्लॉट करें, ठीक है कि नहीं? इसको पहले प्लॉट करें इनको, ठीक है? 333 को और 4.55 को अपने पहले प्लॉट करना है, या 330 को प्लॉट कर लें, बेशक 4.55 इजाजत है उसकी, कोई मसला नहीं। बहरहाल मैं 333 और 4.55 को प्लॉट करता हूँ। 4.55 4.55 जो है, ये देखें, ये 4.5 है, ये 5 है, ये चीज 4.6, ये चीज 4.7, ये 4.8, ये 4.9 है। तो 4.55 यहां कहीं आता, वो इस जगह पर इस तरह से यहां पर आ रहा इसमें। सर सॉरी, मैं एक पार्ट मिस कर दिया था मैंने सर। सर जब हम एक्स सी निकाल रहे थे, उसके अंदर हमने जो कैपिटल सी था उसको एज अ कांस्टेंट वैल्यू लिया था ना सर? जी, एक्स सी किस में? अच्छा, ये अभी मैं आपके सामने अपलोड करूंगा ना ये तस्वीरें, मैंने चूंकि मैंने पहले कैलकुलेशन की हुई है, ये आपको मैं दिखा अभी दूंगा, आप उसमें फिर मुझसे क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिए, ठीक है सर। अभी मैं बिल्कुल मोमेंटम 333 कहाँ आएगा? ये देखें जनाब, ये आपका ऐसे बिल्कुल मिडल में आ गया यहाँ पर आप, तो ये आपका आ गया 330। तो ये आपका बनता है जनाब इस लाइन से, इस लाइन से यहाँ यहाँ बनता है ये पॉइंट। सबसे एरर बार शुरू में नहीं बनाए, पॉइंट प्लॉट करें, ठीक है? अब आप देखें, जब आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, ये आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ठीक है कि नहीं? सबसे पहले आप पॉइंट्स प्लॉट करें, ये आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ठीक है? और उसके बाद जब आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए तो आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करें, ठीक है कि नहीं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने यूं आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है कि नहीं? सही है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ हो गई। अब आपने ग्रेडियंट के लिए इस पे पॉइंट लेने हैं, इसकी ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है, ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ठीक है? अब आप इस पे ऐसा करें कि 2 पॉइंट्स लें, उन दोनों पॉइंट्स में खूबी क्या होनी चाहिए? उनमें 3 खूबियां होनी चाहिए, उन पॉइंट्स में 3 खूबियां होनी चाहिए। दे शुड बी अदर देन योर प्लॉटेड पॉइंट्स, वो आपके प्लॉटेड पॉइंट्स के अलावा होने चाहिए, ठीक है? आपके पॉइंट्स के अलावा होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? Easily और readable or far apart from each other. हाँ, they should be easily readable, they should be other than your plotted points, they should be as far away from each other as possible। अच्छा, और उससे आप ग्रेडियंट निकालें। और एक बात याद रखें, आपने बिल्कुल रफ अगर अंदाजा लगाना हो ना, बिल्कुल रफ कि मेरी ग्रेडियंट ठीक आई भी है कि नहीं, आप इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ये दी, ये देखें यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये क्या, ये वाला एंड क्या लिखा हुआ है? 5.0, जो कि यहाँ 10⁻³ भी है, इसका मतलब है ये 10⁻³ भी पॉइंट, ठीक है? अब ये पॉइंट है, ये लिखा हुआ है 2.0 इंटू 10⁻³, ठीक है? अच्छा, यहां पर ये वाली वैल्यू क्या दी हुई है? तो 140 लिखी हुई है, ठीक है? और ये वाली वैल्यू क्या है? 360 लिखी हुई है, ठीक है? हमने मान लिया ऐसे।
अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 इंटू 10⁻³ कॉमा 360। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2.0 इंटू 10⁻³ 140। ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपने मान लिया। अब आप इसकी ग्रेडियंट निकाल, इस पॉइंट की और इस पॉइंट को इस्तेमाल करके ग्रेडियंट निकाल लें तो ये आएगी 360 माइनस 140 ओवर 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³। ये कितनी बन जाती है जनाब? 140 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें ये 220 ओवर 3 इंटू 10⁻³ बनती। तो 220 को जब आप डिवाइड करें 3 से तो क्या आता है? कोई मुझे बता सकता है कि जनाब इसको क्या ये वैल्यू क्या आएगी? डिवाइड करें 220 ओवर 3 इंटू 10⁻³ को, बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बताए क्या आंसर आता है जी। कोई जन्नती बच्चा जरा कैलकुलेट करे। जी, है कोई बच्चा जो ये बताए कि ये क्या आंसर आता है? सर ये आ रहा है, मैं आपको वो करके बताता हूँ सर 220 डिवाइड बाय 3 into 10⁻³ हाँ ये आएगा 7333 सर। 73.3 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब ये चीज देखें, मेरी बात सुने, इसके यूनिट्स अगर निकालने हो तो वाई एक्सिस के यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के यूनिट्स। ठीक है ना, ग्रेडियंट के यूनिट्स निकालने बड़े आसान होते हैं। वाई एक्सिस के यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के यूनिट्स। ठीक है, अब आपका जो भी आंसर आएगा, जरा आपको पता है ये आपका ग्राफ है, आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट रफली ऐसे जा रही है। ये आपने अंदाजा लगा लिया इस बात से कि आपने देखा कि आपकी जो 1/f और xc की वैल्यूज इकट्ठी इस तरह जा रही है। देखिए ना, ये अगर डिक्रीज कर रही हैं तो ये भी डिक्रीज कर रही है। मैंने आपको कहा था। अब इसका क्या मतलब है? अगर ये 1/f डिक्रीज कर रहा है और ये भी एक अच्छा डिक्रीज कर रहा है तो ये पॉइंट रफली ग्राफ यूं जाएगा, यहां से शुरू होगा ऐसे जाएगा। अच्छा, वो जो कोई भी उसकी ग्रेडियंट आएगी वो इसके लगभग आएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए ना, आपने क्या किया, ये ग्राफ था आपका, आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट की ग्रेडियंट निकाल ली। अब आपका ग्राफ भले रफली से आपका ग्राफ रफली ऐसा है तो आपका आंसर स्लाइटली इससे बड़ा आएगा। अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो आपका आंसर इससे छोटा आएगा। लेकिन आपको एक बॉर्डर लाइन पता चल गई कि मेरी ग्रेडियंट इसके आगे पीछे होनी है, इससे बहुत दूर नहीं होगी, बहुत दूर नहीं होगी, इसी के लगभग होनी है। इसका मतलब है ये 73,000 है ना, तो आपको पहले से ही पता है कि आपकी ग्रेडियंट थाउजेंड्स में आएगी। और वो 73,000 अगर ये आ रही है तो आपकी भी वैल्यू कोई 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में कहीं भी आ सकती है। तो बंदे को पहले से आइडिया होता है कि मेरी ग्रेडियंट ऐसे आएगी। अच्छा, जब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर ली, आप उसके बाद एरर बार्स बनाएं। उसके बाद आप क्या बनाएं? एरर बार्स बनाना शुरू करें। आप देखें एक्ससी आपकी जो है, एक्ससी जिसमें एरर्स हैं वो आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट की हुई है। इसका मतलब आपके एरर बार्स यूं बनेंगे। आपके एरर बार्स किस तरह बनेंगे? यूं। लेकिन एरर बार्स बनाने से पहले, एरर बार्स बनाने से पहले आपने पूछे क्या करना है? आपने देखना तो है ना कि देखें ये आंसर, ये देखें ये 140 है, ये 160 है, तो इनमें गैप कितना है? 20 का गैप है। और ये बॉक्सेस कितने हैं? 10 बॉक्स, 10 बॉक्स। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 2 पर बॉक्स, यानी एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट करता है। एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 को। ठीक है, अब इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि यहां पर आपको पहले से ही पता है कि अगर आपने 18 प्लॉट करना है तो आपको 9 बॉक्स ऊपर और 9 बॉक्स नीचे शो करने हैं। 15 प्लॉट करना है तो आपको 7.5 बॉक्स ऊपर और 7.5 बॉक्स नीचे प्लॉट करना है। और इसके लिए 6 बॉक्स ऊपर 6 बॉक्स नीचे, इसके लिए 5 बॉक्स ऊपर 5 बॉक्स नीचे, इसके लिए 4 बॉक्स ऊपर 4 बॉक्स नीचे, इसके लिए 3.5 बॉक्स ऊपर और 3.5 बॉक्स नीचे करने हैं। जब आप ऐसा प्लॉट कर लेंगे तो फिर आपके पास, आपको पहले से पता होगा कि ये जो लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक ये आप ऊपर 9 बॉक्स के हैं और ये नीचे भी 9 बॉक्स आए हैं। यहाँ पर 7.5 बॉक्स और नीचे भी 7.5 बॉक्स,
इधर 6 बॉक्स, इधर 6 बॉक्स। अच्छा, जब आपने ये प्लॉट कर लिया तो फिर आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी है। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आपने कैसे बनानी है? ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ हुई हुई है, ये आपके एरर बार्स प्लॉट हुए हुए हैं। एरर बार्स भी बाकियों की तरह 6 होंगे। सर एरर बार्स में कोई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लेंथ नहीं वाइज? ना, नहीं होनी चाहिए ना। आपने ये नोट किया, बस इतना होना चाहिए कि जितना ऊपर होता है उतना नीचे होगा। बाकी तो ये छोटे हो रहे हैं एरर बार्स, क्योंकि ये देखें ये वाला एरर बार बड़ा होगा, अभी आपने पढ़ा है 9 बॉक्स, और ये वाला छोटा होगा, क्योंकि ये आपने देखा है कितना फर्क पड़ रहा है। आखिरी जो रीडिंग होगी आपकी इस तरफ को, उसमें सर आप एरर कम क्यों हो रहा है? 3.5 ऊपर और 3.5 नीचे, और उसमें आप 9 ऊपर और इस 9 नीचे यूं जाएंगे, तो फर्क तो पड़ रहा है एरर बार्स की हाइट और विड्थ में फर्क पड़ रहा है। अब नहीं आप सर, जब इस पहली जी मैं वैल्यू में इतना एरर कैसे कम हो गया? वो बेटा फिर डिस्कशन, फिर वो उसकी वैल्यू से रिलेट हो रहा है। अभी मैं उस पर पढ़ना, मैं डिस्कशन में जाना नहीं चाह रहा बेटा, ठीक है ठीक कि है नहीं? सर। हाँ, वो फिर बात और हो जाएगी। अब आपने इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी? ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आपके पास ऐसे आ गई, ठीक है। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आ गई, उस पर भी आप 2 पॉइंट्स रीड करें, उनके पॉइंट्स लिखें, उनमें भी 3 खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा जब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की थी उस वक्त आपने एरर्स नहीं प्लॉट किए थे, आपने पहले ये पॉइंट प्लॉट किए थे। इन पॉइंट्स को प्लॉट करके इनके ऊपर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की थी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करके फिर आपने, उसके बाद आपने उनकी ग्रेडियंट कैलकुलेट कर ली थी, उसके बाद आपने उसके ऊपर एरर बार्स प्लॉट किए थे, और फिर आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन यू प्लॉट की इस तरह से, और फिर उसकी ग्रेडियंट कैलकुलेट की। यानी ये स्टेप आपने याद रखने, इस तरह आपका काम बड़ा क्या होगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस तरह से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेंगे और लाइन ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बना लेंगे, तो आपकी जो ग्रेडियंट है वो कितनी आनी चाहिए? यहां देखें, यहां पर मार्किंग स्कीम में वैल्यू दी हुई है कि अगर आपने पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्टली प्लॉट किए हैं, तो आपका जो ये ऊपर वाला कॉर्नर है वहां किस किस बॉक्स से आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट टच करे उसे, और यहाँ किधर से गुजरेगी, और आपने बस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यहाँ रोक देना है, इधर इधर से ऐसे ले जाकर यहाँ रोक देना है, इधर इससे आगे नहीं लेके जाना, ठीक है कि नहीं? तो आप जब आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपने उसकी ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कि उसकी ग्रेडियंट रफली जो है 73,000 के आगे पीछे कहीं आएगी, तो वो उन्होंने दी हुई है, वो यहाँ उन्होंने नहीं दी हुई, बल्कि अगली फाइनल वैल्यूज की बारे में बात की हुई है, तो वो हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब शुरू करते हैं जनाब। क्या मैं बेटा ग्राफ प्लॉट करूं अभी या ना करूं? जी, डू यू वांट मी टू प्रोसीड फर्दर, और आप ये आपको समझ आ चुकी है? जी, सर मैं आगे मैं सपोज्ड वैल्यूज के साथ आगे चलता हूँ। ये वैल्यूज टोटली सपोज्ड है, ये मैंने चूंकि आगे कैलकुलेशन नहीं की हुई तो मुझे नहीं पता। लेट्स से कि ग्रेडियंट आपकी आ गई है, मैं मिसाल देता हूँ कि 90,000। मार्किंग स्कीम से देख लें उसमें आंसर्स। नहीं, उसमें नहीं दी हुई, उसमें ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं दी हुई, अच्छा। ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं दी हुई। और फर्ज करें कि वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट आ गई है 97,000 ओम सेकंड -1, तो एरर इन ग्रेडियंट क्या होगा? 97,000 माइनस 90,000 ओम सेकंड -1, तो 7,000। तो अब आप इसको लिखेंगे किस तरह? आप इस तरह से लिखेंगे कि जनाब 90 +-7 इंटू 10⁻³ ओम सेकंड -1। ये आपने अपनी ग्रेडियंट कोट कर ली। आगे जो है वो आपसे कहता है जी कि आप कैपेसिटर की वैल्यू निकालें, और कैपेसिटर के साथ उसकी एरर की वैल्यू भी निकालें, ठीक है। अब आपको पता है, आपने जब पेपर शुरू किया था आपने पढ़ा था कि जी ग्रेडियंट जो है वो 1/2 पाई सी है, तो सी किसके बराबर है? 1/2 पाई एम के। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई, और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आप पुट करेंगे? 90,000। अब इससे आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, जरा निकालें क्या आती है ये जी। इससे सी की वैल्यू निकालें क्या आती है? कोई बंदा कैलकुलेट करके मुझे बताया ये कितनी बनती, कितनी?
Sir, 1/2.90,000 is equals to 1.77 into 10 power minus 6. अच्छा ठीक, बिल्कुल सही। मैं भी, चले मेरे पास साथ भी कैलकुलेटर आ गया, मैं भी साथ ही कर लेता हूँ आपकी जी। 1.768 इंटू 10 पर माइनस 6. क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है कि सर, नहीं? आपने राउंड ऑफ नहीं किया? हाँ, क्या कह रहे राउंड हैं? ऑफ नहीं किया? डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ नहीं किया? मैं आखिर में बेटा जब कोट करने लगूंगा ना तब राउंड ऑफ करूँ, अभी नहीं राउंड ऑफ करूँ। जब ठीक मैं है सर। आखिर में जो उसके कोट करने का जगह आएगी ना, अब सी की जो दूसरी एरर वाली वैल्यू है उसके लिए यहां पर ग्रेडियंट की एरर वाली वैल्यू पुट कर दूं, यानी एरर वाली कैपेसिटेंस के साथ एरर वाली ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, वो कितनी आती है? 2.273 into 10 power 5 minus 5, sorry. 2.273 into 10 power minus 5. -5 नहीं आ सकती, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये -6 है तो ये भी -6 ही होगा, ठीक है कि नहीं है? 7,000 लेना था ना? हाँ, देख लें, यही मैंने आपको बताया ना, इतना फर्क नहीं पड़ सकता। ये 1.64077 इंटू 10⁻⁶। अब इसमें से एरर इन कैपेसिटेंस किस तरह निकालेंगे? कैपेसिटेंस माइनस दिस कैपेसिटेंस, बड़े में से बस छोटा माइनस कर दो, आप देखेंगे कि आपके पास क्या वैल्यू आएगी। 1.768 माइनस 1.64077, और जाहिर है इन सारों के साथ 10⁻⁻6 तो लग ही रहा। मुझे बताएं सर, कोई आपने मसला ये तो नहीं? एरर वाली वैल्यू कैसे निकाली? डिफरेंट आ रही है। मैंने यही फार्मूला लगाया आपके सामने, ये देखें, कैलकुलेटर भी, इवन अभी कैलकुलेटर से वो रीडिंग डिस्प्ले भी नहीं हुई है, देखें, ये देखें, ये देखें, वही आ रही 1.64 × 10⁻⁶ आ रही। ये नजर आ रहा है सिर्फ सबको कि नहीं? एरर की वैल्यू नहीं डालनी सिर्फ? नहीं नहीं, एरर की नहीं डालनी होती, वो आपने यहाँ पर ग्रेडियंट बेस्ट फिट की ग्रेडियंट डालनी है और यहाँ पर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट निकालनी है, तो ये वो कैपेसिटर की बस ठीक है सर, समझ आ गया। इस तरह आपके पास एरर इन कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है यार यहाँ पे? और फिर आपने कोट भी करना है, आखिर में आपने सी को कोट भी करना है कि दिस वैल्यू और प्लस माइनस जो भी यहां से आएगा, यानी आपने उसके साथ इस वैल्यू को कोट भी करना है। ये देखिए यहाँ पर जो एरर आ रही है आपके पास -1.768 एक्सपोनेंट -6, जनाब जी आप ऐसे लिखेंगे भी उसको कि 1.76, ठीक है कि नहीं है, प्लस माइनस 0.13 0.127 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। जी मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक जी? ठीक है, इस तरह करके आपने उसकी आंसर लिखने हैं और उसके बाद आप आगे देखें। अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या थी? उसका जो लास्ट पार्ट है वो देखें, वो क्या कहते हैं जी। द टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज टी इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, ठीक है, ये आखिरी पार्ट भी दो बड़े आसान है। वो ये कहता है कि उसने आपसे कहा है कि जी टी एक नंबर है, टाइम कांस्टेंट उसे कहते हैं, वो सी आर के बराबर है। सी की वैल्यू आपने जो निकाली है पहले वो लगाएंगे और आर की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 220 इंटू 10⁻3, उसने खुद दी, उससे टी आ जाएगा और वो आप वहां कोट कर देंगे, वो सेकंड्स में आ गया। ठीक, उसने यूनिट्स भी आपको खुद बता दी। अब वो कहता है कि इसके अंदर एरर निकालें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन टी ओवर टी इन 200 is equal to error in C over C in 200 plus error in R over R in 200। अब उसने इस पूरी एरर की आपको खुद ही वैल्यू दे दी 10। ठीक है, तो हमने उसकी जगह 10 पुट कर दिया। इसे हम कैसे निकालेंगे? ये बहुत आसान है। वो जो आपने ये वैल्यूज निकाली हैं 0.13 ओवर 1.76, 0.13 ओवर 1.76 इन 200 कर देंगे। और अब आपको खुद पता है कि एग्जामिनर ने जब आपको ये 10% दिया हुआ है और उसमें आपने और एरर शामिल करनी, तो ओवरऑल आपका ये आंसर 10% से बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है ना? एग्जामिनर अगर इसको टोटल आंसर को 10% से छोटा देखेगा तो फौरन क्रॉस कर देगा।
बेटा मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें, किसी ने कोई बात पूछनी है तो मुझे बता दें जी। बेटा ये एक आसान क्वेश्चन था, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, किसी ने कोई बात पूछनी है? 7.4%। लास्ट पार्ट बात रिपीट कर दें जी दोबारा, क्या क्या कौन सी बात बेटा? सर, जो आप कह रहे हैं कि 10 से छोटा होगा। देखो ना, अब खुद तुम देखो कि इसके एक कंपोनेंट की एरर 10 है जो आपको एग्जामिनर ने दी हुई है, तो आप इसकी जो एरर निकालोगी वो 10 में ऐड होगी, ओवरऑल जो इसकी एरर आएगी वो 10 से बड़ी आएगी। अब अगर किसी बच्चे ने इसकी टोटल एरर ही 10 से कम लिखी हुई हो तो एग्जामिनर के पास बड़ा क्लियर कट बेंचमार्क होता है कि इस बच्चे को तो इतना ही नहीं पता कि यार इसकी एरर दो चीजों की एरर से मिलकर बनी है और उसमें से एक चीज की एरर मैंने बता दी है कि 10% है, तो इसका टोटल आंसर 10% से बड़ा ही आना चाहिए। अगर उसमें भी कोई बच्चा गलत कर दे या कोई थोड़ा उसको इधर उधर गलत करके लिखे तो वो तो फिर एग्जामिनर उसको फुल काटा मारेगा उसके ऊपर। ठीक है बेटा जी? ठीक है सर। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, मैं 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं।